अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज दकीक और मैं हूं गजल अशरफ अवान। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हुमा दुरानी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाने के केस में महफूज फैसला सुनाते हुए शेख रशीद अहमद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। खुर्रम मलिक से भी तफसीलात जानेंगे। इस वक्त आपने नाजरीन को बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाने के केस में महफूज फैसला सुनाते हुए शेख रशीद अहमद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। खुर्रम ने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम, बताइएगा, दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई है, समाअत का हवाल दीजिएगा, सारा दिन क्या हुआ? जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि शेख रशीद जो गिरफ्तारी वाले केस है, इल्जामात का केस है, इससे आज कम से कम 1.5 घंटा तक समाअत जारी रही है और दोनों जान से वकला ने धुआंधार किस्म के दलाइल दिए, बल्कि अदालत के अंदर दोनों जाने के जो वकला थे उनकी आपस में भी काफी बहस हुई, काफी गर्मा गर्म बहस हुई और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। जो अदालत फैसला सुनाया, शेख रशीद की जमानत गिरफ्तारी का फैसला सुनाते हुए उन्होंने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त जमानत जो इन्होंने की थी से दलाइल दिए गए थे और जो मुकदमा थे उनका ये कहना था कि इस केस को खारिज किया जाए और जमानत को आप मंजूर करेंगे, बल्कि इन्होंने इत्तला दी थी कि इस केस को खारिज किया जाए क्योंकि हाई कोर्ट से भी उनको रिलीफ मिल चुका है। जो दूसरे शहरों में जैसे लसबेला, बलूचिस्तान में, कराची के मोटको में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसकी टीमें भी यहाँ पहुंची थी कि रशीद को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिला और उन्होंने इस केस का हवाला या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी दिया था कि इस केस से रिलीफ मिलती है और मजीद तफ्तीश की अब जरूरत भी नहीं है और मजीद ना तो रिमांड की जरूरत है, जुडिशियल रिमांड से भी अब इनको जमानत दी जाए। लेकिन अदालत ने अभी जो अपना फैसला महफूज किया था वो सुनाते हुए उन्होंने उनकी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नाअहली केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काज लिस्ट जारी कर दी। बेंच 9 फरवरी को केस की समाअत करेगा। शहरी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा कर रखी है। चेयरमैन PTI पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्जाम आयद है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में PTI चेयरमैन इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि इमरान खान की हाजिरी कब तक होगी। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जो दस्तावेजात हमें इलेक्शन कमीशन ने दी वो भी मुसद्दिका नहीं। अली बहारी एडवोकेट ने कहा कि ये FIR नहीं बल्कि कंप्लेंट है। इलेक्शन कमीशन ने हमें दस्तावेजात की मुसद्दिका कॉपीज देनी है, ये नहीं हो सकता व्हाट्सएप से तस्वीरें खींचकर हमें दे दें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत की कि आपने मुसद्दिका कॉपीज देनी है। अदालतों से जिस तरह मुसद्दिका कॉपीज ली जाती हैं इसी तरह ही लेनी है। 2 गवाहों और मुतल्लिका दस्तावेजात की क्या मुसद्दिका कॉपीज दी गई? इतनी बड़ी फाइल आपने दी है, ये तो मुसद्दिका ही होनी चाहिए थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत की कि आपको मुसद्दिका कॉपीज ही फराहम करनी पड़ेंगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो मुतल्लिका दस्तावेजात थी हमने इनकी मुसद्दिका कॉपीज दी हैं। वकील अली बहारी ने बताया कि इमरान खान जख्मी हैं इसलिए पेश नहीं हुए। एडिशनल सेशन जज ने इस्तफसार किया कि इमरान खान कब आएंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं रोजाना इनको कंटेनर पर डांस करता देख रहा हूं, लेकिन इमरान खान अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। इमरान खान के वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। वकील अली बहारी ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, अगर ऐसी बात करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा खुद नहीं आ सकते तो मुंशी को भेज दें। ये लफ्ज इनको ज्यादा पसंद है तो कह लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मिरासियों की टीम खड़ी हो। PTI के वकला ने कहा कि तमीज करें, मुंशी के वकील हो, हमें मिरासी कह रहे हो। सर इनको शट अप कॉल दें, ये वकीलों को मिरासी कह रहे हैं। इस तरह सियासी बयान देने हैं तो इस्तीफा देकर सियासत में आए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस तरह के अल्फाज आने हैं तो अदालत इनको रोके। वकील अली बहारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने मिरासी कहने का लफ्ज वापस ले लिया है। एडिशनल सेशन जज ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात फराहमी का अमल मुकम्मल कर लेंगे।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ آج بھی کروڑوں کی ٹرانزیکشنز بینکس میں ہوتی ہیں۔ آئی ایم ایف بھی یہی چاہتا ہے کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی ہو۔ بڑے شہروں میں اربوں کی ٹرانزیکشنز پرچی پر ہو رہی ہیں۔ مزدوروں پر کروڑوں روپے کی آمدن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے سلسلے میں جلد اسکروٹنی کمیٹی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فرق حبیب کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں ڈی جی الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کام فاسٹ ٹریک پر ہے یا سلو ٹریک پر، جس پر ڈی جی الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ لاکھوں ٹرانزیکشنز کا معاملہ ہے جسے اسکروٹنی کمیٹی دیکھ رہی ہے۔ وکیل پٹیشنر نے کہا کہ ہم امتیازی سلوک کے خلاف عدالت میں آئے ہیں۔ جب سب جماعتوں کی اسکروٹنی کا پروسیس ایک ساتھ شروع ہوا تو باقیوں کے لیے وقت کیوں لگ رہا ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا ہم ان کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر کریں، جس پر ڈی جی الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شکایت آئی تھی جس پر معاملہ شروع ہوا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا معاملہ ایک اسکروٹنی کمیٹی کے پاس ہے۔ 17 سیاسی جماعتوں کا معاملہ الیکشن کمیشن خود دیکھ رہا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا پارٹیوں کے آنے والی فنڈنگ پر تو ٹیکس بھی ادا نہیں ہوتا نا، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ پارٹی فنڈز پر ٹیکس نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہمارے ہاں اکانومی کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ کوئی شخص اگر 1 کروڑ کا چیک دیتا ہے تو کیا وہ اس رقم پر ٹیکس ریبیٹ لیتا ہے؟ ہمارے یہاں مزاروں کی آمدن کروڑوں میں ہے جس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مستقبل میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں، آپ کو مستقبل کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرنا چاہیے جو یہ معاملات دیکھے۔ ایف اے ٹی ایف کے بعد اب آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ اکانومی ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے۔ فیصل آباد میں آج بھی کروڑوں کا بزنس پرچیوں پر ہو رہا ہے۔ کراچی میں بھی ٹریڈنگ ساری ایسی ہی ہو رہی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ملک میں ایک متوازی اکانومی بھی ہے جو زیادہ مضبوط ہے۔ عدالت نے درخواست پر سماعت 2 مارچ تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین حسن نقوی کے ساتھ خرم ملک، سچ نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم سے ختم یا متعلقہ فارم پر منتقل ہونے والے کیسز کی ایک بار پھر تفصیلات مانگ لی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ نئے اٹارنی جنرل کی تقرری خوش آئند ہے۔ نئے اٹارنی جنرل کے آنے سے حکومتی ٹیم اور مضبوط ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ نیب ترامیم سے کتنے کیسز کا فیصلہ ہوا اور کتنے واپس ہوئے، تفصیلات جمع کرائیں۔ اس تاثر میں کتنی سچائی ہے کہ نیب ترامیم سے کئی کیسز خط یا غیر مؤثر ہوئے۔ نیب ترامیم کے بعد جن کیسز کا میرٹ پر فیصلہ ہوا ان کی بھی تفصیل جمع کرائیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ بھی بتائیں کہ نیب ترامیم سے کن کن نیب کیسز کو فائدہ پہنچا ہے۔ اسپیشل نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ نیب ترامیم سے کوئی نیب کیس ختم نہیں ہوا۔ نیب نے کسی کیس میں پروسیکیوشن ختم نہیں کی۔ کچھ نیب کیسز ترامیم کے بعد صرف متعلقہ فارمز پر منتقل ہوئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ 500 ملین سے کم کرپشن کے کیسز خود بخود نیب ترامیم سے غیر مؤثر ہو گئے۔ نیب نے 500 ملین روپے سے کم کرپشن کے مقدمے ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ حکومت نے دلائل دیے کہ عدالت کے یہ بھی ہونا چاہیے کہ نیب نے پلی بارگین سے اکٹھے ہونے والے پیسے کا کیا کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پلی بارگین کی رقم اکاؤنٹس کمیٹی کو پلی بارگین کی رقم سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا۔ عدالت درخواست گزار سے یہ بھی پوچھے کہ ان کے دور میں کتنے نیب کیسز ختم ہوئے۔ عدالت نے نیب کو پلی بارگین کی رقم سے متعلق تفصیل بھی رپورٹ میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کی درخواست پر صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی کی 90 دن میں صوبائی اسمبلی الیکشن کروانے کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ کیا وہاں پر امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے؟ قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن کروانا لازمی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل عامر جاوید نے موقف اپنایا کہ 36 دن تک گورنر الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر سکتا ہے اور الیکشن ایکٹ کے مطابق 36 دن مشاورت کرنے کے بعد وہ تاریخ دے سکتے ہیں۔ ابھی 36 دن پورے نہیں ہوئے، اس لیے ان کی یہ درخواست قبل از وقت ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم پری ایڈمیشن نوٹ جاری کرتے ہیں، صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن اپنا جواب جمع کروائیں۔ عدالت نے صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 14 فروری تک ملتوی کر دی۔
ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے وزیراعظم ریلیف فنڈ قائم کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت منعقدہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وفاقی وزراء کے علاوہ سینئر حکام نے شرکت کی۔ وزیراعظم نے کابینہ اراکین کو دورہ ترکیہ سے متعلق آگاہ کیا۔ کابینہ کی جانب سے ترکیہ میں ہولناک زلزلے پر ترکیہ کے عوام اور حکومت سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے میں جاں بحق افراد کے لیے فاتح خوانی کی اور ملکی مجموعی معاشی اور سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے وزیراعظم ریلیف فنڈ قائم کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے 1 ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مخیر حضرات سے بھی امداد کی اپیل کی ہے۔ کابینہ اجلاس میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر بے حد رنجیدہ ہیں۔ غمزدہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے بھائی ترکیہ اور اس کے عوام کے ساتھ ہے۔ زلزلے کی تباہی سے نمٹنے میں پاکستان ترکیہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی۔ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کل صبح انقرہ روانہ ہوں گے۔ وہ صدر اردوان سے زلزلے کی تباہی، جانی نقصان پر افسوس اور تعزیت ترکیہ کے عوام سے یکجہتی کریں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے دورہ ترکیہ کی وجہ سے جمعرات 9 فروری کو بلائی گئی APC مؤخر کی جا رہی ہے۔ اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ صدر عارف الوی نے لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں پولیس لائنز دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ صدر عارف الوی نے دھماکے کے زخمیوں سے متعلق طبی عملے اور انتظامیہ سے تفصیلی بات کی۔ صدر نے زخمیوں کو دی جانے والی طبی امداد پر اظہار اطمینان کیا۔ اس موقع پر صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پولیس لائنز دھماکہ ایک تکلیف دہ اور گھناؤنا واقعہ ہے۔ دہشت گردی کا ملک سے مکمل خلا کما کریں گے۔ پاکستانی قوم، سیکیورٹی فورسز اور افواج نے دہشت گردی کا جیسے مقابلہ کیا، دنیا میں کہیں نہیں ملتی ایسی مثال۔ پاکستان کی حکومت، افواج اور عوام مل کر دوبارہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پرویز مشرف کی نماز جنازہ ملیر کینٹ پولو گراؤنڈ کراچی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ پرویز مشرف کی نماز جنازہ ملیر کینٹ پولو گراؤنڈ کراچی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران کو معلوم ہی نہیں کہ جیل میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ آپ نے اپنی سیاسی زندگی میں صرف 1 دن کی جیل کاٹی ہے۔ عمران خان کا مقصد سیاسی افراتفری ہے، اس میں ناکام ہوں گے۔ APC میں تمام جماعتوں کی شرکت کے لیے 2 دن بڑھائے ہیں۔ APC میں کسی جماعت کے شامل نہ ہونے سے معاملہ رک نہیں سکتا۔ یہ قومی معاملہ ہے، اس پر تمام جماعتوں کو مل کر حل نکالنا ہوگا۔ APC میں اتفاق رائے کے بعد حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی کردار نبھانے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ راتوں رات ریٹرننگ آفیسر تبدیل کر دیا گیا۔ عوام نے انتخابی نتائج قبول نہ کیے تو بیکار ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ایک انتقامی کارروائی کا ماحول آپ کو پورے پنجاب میں دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ الیکشن سے بھاگ نہیں رہے، ہم نے الیکشن بدترین حالات میں بھی لڑے۔ الگ الگ انتخابات سے تقسیم پڑے گی۔ آئین کی پاسداری اپنی جگہ، پہلے بھی کئی بار ملتوی ہوئے ہیں۔ ذاتی رائے ہے کہ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہوں۔ مختلف مواقع پر انتخابات جو ہیں وہ التوا ہوا، اس التوا کی بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی الیکشن سے ہم دوڑنا چاہتے ہیں۔ الیکشن پہلی بار لڑنا ہے، الیکشن بدترین حالات میں بھی لڑا ہے۔ 18 کا جو الیکشن تھا اس سے برے حالات تو نہیں ہیں کہ جبر کی بنیاد پہ ہمارے خلاف وہ الیکشن لڑوایا گیا۔ عمران خان صاحب کو الیکشن سے PDM کی کوئی جماعت نہیں بھاگتی، کیونکہ پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، کئی الیکشن لڑ چکی ہیں، جیتے بھی ہیں، ہارتے بھی ہیں، لیکن
आप मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आप इंतखाबात पे मान जाएं, अगला डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन बदलो, तो इलेक्शन कमीशन तो आइन के तहत बना हुआ है और उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए और ये इलेक्शन कोई खेल नहीं है। दूसरी बात, आइन ने इख्तियार दिया कायदे ईवान को कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, ये ब्लाइंड पावर नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इसहाक डार की ख्वाहिश थी कि मिफ्ता इस्माइल को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। इसहाक डार आए तो IMF से मुआहदा रुक गया। पाकिस्तान पर खुद गर्ज टोला मुसल्लत है। जब मामलात हाथ से निकलना शुरू हुए तो कहते हैं इमरान खान का मुआहदा था। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के बाद गुफ्तगू की है असद उमर ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका कहना है इसहाक डार की ख्वाहिश थी कि मिफ्ता इस्माइल को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। इसहाक डार आए तो IMF से मुआहदा रुक गया। पाकिस्तान पर खुद गर्ज टोला मुसल्लत है। जब मामलात हाथ से निकलना शुरू हुए तो कहते हैं इमरान खान का मुआहदा था। वफाकी वजीर शरीर रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में आइन, जमहूरियत और बुनियादी आज़ादियों की धज्जियां उड़ा दी। अब वो हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के नाम पर सियासत कर रहे हैं। कभी कहते हैं उनकी सियासत नहीं जहाद है, कभी कहते हैं उनकी सियासत नहीं बल्कि जंग है। इमरान खान की सियासत गैर संजीदा और गुमराहकुन है। इमरान खान अपने ज़ाती सियासी मफादात के लिए मुल्क और अवाम के मफादात को कुर्बान करने को तैयार हैं। जब भी हम मुआशी बहरान से निकलने के करीब होते हैं तो ये अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए सरगर्म हो जाते हैं। ये मुल्क को कर्जों और मुआशी बहरान में धकेल कर निजात दहिंदा बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असेंबलियां टूटी हैं, इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। ये मुल्क का सियासी ढांचा तबाह करना चाहते हैं। इन्होंने अपने पैसे बाहर रखकर आवाम पर टैक्स लगा दिया। जेल भरो तहरीक हम शुरू कर चुके हैं। अब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आज तकरीबन 25 दिन हो गए हैं पंजाब में और 20 दिन हो गए खैबर पख्तूनख्वा में असेंबलियां टूटी हुई हैं। आर्टिकल 105 आइन का कहता है गवर्नर शैल गिव डेट, जिस दिन असेंबली तोड़ेगा उसी दिन डेट देगा इलेक्शनों की। आइन किधर रह गया है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्जी में नहीं है वो आइन नहीं है। आज पाकिस्तान में मुआशी हकूक जो हैं वो मुअत्तल हैं, बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाद खान अब्बासी ने कहा है कि जब तक नैब को ख़त्म नहीं करेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा। जावेद इकबाल बता दें किसने उनसे मुकदमा दर्ज करवाए। जब तक आप इस नैब को ख़त्म नहीं करेंगे, इस इदारे को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। जावेद इकबाल साहब से लोग मिलते हैं तो वो रो रो के कहते हैं जी मैं तो बड़ा मजबूर था, मुझे हुकूमत ब्लैकमेल करके काम करवाती थी। तो ये तमाशे जो लगे हैं इसका असर किसी की जिंदगी पर तो पड़ा है ना। क्या नैब इसका हिसाब देगा? क्या जस्टिस जावेद इकबाल इसका हिसाब देगा? जस्टिस जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ नहीं देगा तो एक और इंसाफ का मैदान भी लगेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि इस वक्त जो हम पर मुसल्लत हैं वो आइन और ना कानून पर यकीन रखते हैं। हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। APC के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं दिया गया, दावत मिले तो फिर सोचेंगे। जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जो करप्ट और नाअहल हुक्मरान हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आइन और कानून की पैमाली पे। जिस तरह से कि हमारे लीडर्स को उठाया जा रहा है, जिस तरह के जितने भी सियासी लीडरान हैं जो कि इस वक्त अपोजिशन में हैं, जिसमें शेख रशीद शामिल हैं, जिसमें कि परवेज़ इलाही शामिल हैं, छापे मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। फवाद चौधरी के साथ जो हुआ, आज़म स्वाति के साथ जो हुआ, हमारी पार्टी चाहती है कि जब इस किस्म के हालात हों तो मुल्क के अवाम के पास जाना चाहिए और उनका मैंडेट हासिल करना चाहिए।
पंजाब की निगरान हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही दौर के गुजरात डिवीजन के मंसूबों की तफसीलात मांग ली। ज़राए के मुताबिक पंजाब के सरकारी खजाने से गुजरात डिवीजन पर कितनी नवाजिशात हुई, निगरान हुकूमत ने रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान पंजाब हुकूमत ने गुजरात डिवीजन के मंसूबों पर जायजा कमेटी तश्कील दे दी। 3 रुकनी कमेटी से 7 रोज में रिपोर्ट तलब की गई है। ज़राए सिविल सेक्रेटरीट के मुताबिक कमेटी गुजरात डिवीजन के लिए मंजूर शुदा फंड्स का जायजा लेगी। कमेटी के अराकीन गुजरात डिवीजन का दौरा भी करेंगे। ज़राए का यह भी बताना है कि कमेटी परवेज़ इलाही के गुजरात डिवीजन के लिए मंजूर शुदा फंड्स के इस्तेमाल का भी जायजा लेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने लीगल टीम से मुलाकात की और निगरान हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात से मुतालिक तबादला ख्याल किया। इस मौका पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि निगरान सेटअप इंतखाब को पसे पुश डालकर इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। उम्मीद है इलेक्शन से मुतालिक अदलिया का फैसला तारीखी होगा। शहबाज शरीफ ने मईशत तबाह करके रख दी, सब नाम नहाद तजर्बा बेनकाब हो गया। PDM को इंतकाम के एजेंडे के सिवा कोई और काम ही नहीं। शहबाज शरीफ का सिर्फ शोबदाबाजी का तजर्बा है, उनकी नाकिस गवर्नेंस सारी दुनिया ने देख ली। मोमने खुसूसी अतातालर ने कहा है कि इमरान खान कब तक टांग का बहाना करेंगे। इमरान खान ने कुछ गलत नहीं किया तो गिरफ्तारी का खौफ क्यों है। नून लीगी रहनुमाओं ने मैरिट पर केसेस का सामना किया। तोशा खाना का आज केस था, आपको चाहिए था कि आप अगर फिजिकली नहीं आ सकते थे, कम से कम वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड करा देते, फर्दे जुर्म आयद हो जाती, मुकदमा आगे चलता। डर किस बात का है? आप जो औरतों और बच्चों के सार में बैठे हैं जमान पार्क में कि कोई गिरफ्तार ना कर ले, नहीं करते हैं ना, केसों का तो सामना करें, जवाब दे लोगों को कि आपने अवाम का पैसा कैसे लूटा है और क्या आप इस बात के अहल हैं कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रह सकें या ना रह सकें। बहादुरी का सबूत दे आए, कोर्ट का सामना करें, कहें मैं तोशा खाना का हिसाब देता हूं, कहें कि अगर आर्टिकल 62, 63 मेरे पे लगता है तो मैं टिरियन जेड वाइट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट पे डिस्कस करने को तैयार हूं। गवर्नर KPK गुलाम अली ने कप्तान को बड़ी पेशकश कर दी। कहा टाइगर फोर्सेस तैनात करें और इलेक्शन की तारीख ले लें। जो सियासत को नफरत के मकाम पर पहुंचाए वो सियासत के लायक नहीं। 16 मार्च को जब इंतखाबात हो जाएंगे तो 50 दिनों के बाद फिर 2 सूबों में इलेक्शन होगा। PTI वाले सड़कों पर इस्तीफे मंजूर करवाने का मुतालबा करते थे, अब इस्तीफे मंजूर हुए तो वापसी की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कामरान बंगश बोले निगरान काबीना में पैसे की चमक से काम हो रहे हैं। सूबे में गवर्नर के इशारों से इंतजामी अफसरान की तबादलों की तैयारी की गई, मगर निगरान हुकूमत सियासी बुनियादों पर इंतजामी अफसरान के तबादले करना चाहती है। निगरान वज़ीर आला अपनी उम्र और क्रेडिबिलिटी को देखते हुए सियासी व्यापारियों के इशारों पर तैनाती अमल में नहीं लाएं। हुकूमत और अपोजिशन जमातों की जानिब से निगरान वज़ीर आला जनाब आज़म खान साहब के ऊपर इत्तिफाक राय पैदा हुआ कि वो गैर जानिबदाराना साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए राह हमवार करेंगे। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि निगरान काबीना में समदियों, ATMs और पैसे की चमक देखी गई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में ये तशवीश भी पाई जा रही है कि अब अगले मरहले में इंतजामी अफसरान की तैनाती सियासी बुनियादों पर होगी और गवर्नर हाउस के इशारों पर अमल में लाई जाएगी। मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस तरह के किसी अमल की भी तहरीक इंसाफ भरपूर मुजाहिद करेगी और हम ये तवक्को करते हैं कि निगरान वज़ीर आला जनाब आज़म खान साहब अपनी उम्र, अपनी क्रेडिबिलिटी का एहसास करते हुए किसी किस्म के सियासी व्यापारी के इशारों पर इस तरह की तैनाती अमल में नहीं लाएंगे और गैर जानिबदाराना साफ शफाफ इंतखाबात के लिए एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा में लेकर आएंगे जो कि हर किस्म की इम्पार्शलिटी को मद्देनजर रखेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ को एहतसाब अदालत से अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ एहतसाब अदालत में पेश हुए, जहां उनकी अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने गिरफ्तारी से मुतल्लिक बयान में कहा कि हारून यूसुफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं है। नैब के पुराने कवानीन के तहत हारून यूसुफ का किरदार बेनामी दार था। नए कवानीन के तहत हारून यूसुफ की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में कहा कि हारून यूसुफ की वारंट गिरफ्तारी मौजूद है, ताहम नए कवानीन के तहत मुलजिम का किरदार वाज़े होना है। 17 फरवरी को इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट जमा करवाएंगे। एहतसाब अदालत ने हारून यूसुफ और ताहिर नकवी की अबूरी जमानत में 17 फरवरी तक तोसी कर दी।
सिंध बल्दियाती इलेक्शन में नताइज में फर्क पर इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन में यूसी 12 मंगूपीर कराची में नताइज तब्दीली के केस की समाअत हुई। मेंबर केपी ने कहा कि जमात इस्लामी का हारा हुआ उम्मीदवार तो दरख्वास्त गुजार ही नहीं, सियासी जमात का हक दावा ही नहीं बनता, जमात इस्लामी धरनों से बाहर आ जाए। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने कहा कि हक दावा होने पर मुतमईन करें। इलेक्शन कमीशन ने अभी मजीद इंतखाबात भी कराने हैं, हर मामला ट्रिब्यूनल पर नहीं डाल सकते कि 5 साल केस चलते रहे। वकील जमात इस्लामी ने औरंगी टाउन के नताइज में फर्क पर मुश्तमिल असल फॉर्म 11 पेश करते हुए कहा कि औरंगी टाउन में भी जमात इस्लामी कामयाब थी, नताइज बदल कर तीसरे नंबर पर कर दिया गया। पूरे सिंध में धांधली का एक ही तरीका कार इख्तियार किया गया, हर जिला में धांधली और नताइज तब्दीली का फायदा पीपल्स पार्टी को पहुँचाया गया। सईद गनी ने कहा कि दोबारा गिनती पर जमात इस्लामी तीनों नशिस्तें हार गई। मेंबर केपी ने कहा कि हार कर नताइज न मानने वाला ट्रेंड खत्म करना होगा। कानून के मुताबिक जमात इस्लामी के तमाम केसेस कबल अज वक्त है। रिटर्निंग अफसर ने जवाब दिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो नताइज दिए इनके मुताबिक ही रिजल्ट तैयार किया गया। इतनी रश में मुमकिन है कि मोहर लगाना रह गया हो। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि रश और काम का बोझ होने का जवाब न दे। कैसे मुमकिन है कि 2 मुख्तलिफ उम्मीदवारों को अलग अलग नताइज दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि कराची में हैरान कुन नतीजा है तो जमात इस्लामी का है। आरओ के पास 4 यूसीस थी, 3 जमात और 1 पीपल्स पार्टी जीत गई। पीपल्स पार्टी कराची में अपने रिवायती हलकों से जीती है। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नोटिस जारी किया। कैंटोनमेंट के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ने ज्यादा वोट लिए। पीपल्स पार्टी कराची के कुछ इलाकों में अपना असर और रसूख और वोट बैंक रखती है और हमने उन्हीं इलाकों से इस मरतबा भी जीता है। जमात इस्लामी जितने इलेक्शन मैंने आपको गिनवाए, इन सारे इलेक्शंस में जमात इस्लामी का जरा असर और वोट तो देखें कराची में कितना है। कहीं कुछ नहीं है, गायब थे बिल्कुल सिरे से ही। कोई एक आधी सीट कहीं से जीत के वरना हार जाते थे। तो भाई तुम्हें 84-85 सीटें मिल गई। हैरान कुन नतीजा अगर कराची में किसी जमात का है तो वो जमात इस्लामी का है। अचानक से आ गए हैं, वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ये कैसे जीत गए। हम मानते हैं कि उनका हक है। अगर वो ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो उनका हक है, इलेक्शन कमीशन में जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं। हम इससे उनका इनकार नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ वो इस बात को भी तस्लीम करें कि पीपल्स पार्टी को अगर एतराज़ात कहीं हैं और अगर वो इलेक्शन कमीशन में आते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो उसे हमारे भी उतना हक तस्लीम करें। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा मलीर कैंट पोलो ग्राउंड कराची में अदा की गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अता हुसैन ने हमें ज्वाइन किया था। डिटेल्स दीजिएगा, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जी देखिए, साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में जो है वो अदा की गई है। नमाज जनाजा में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी समेत जो है वो दीगर ने शिरकत की। और नमाज जनाजा की अदायगी के बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को जो है वो तदफीन के लिए मलिक कैंट में ही वाक़ई फौजी कब्रिस्तान जो है वो ले जाया गया, जहाँ पे उनकी तदफीन की गई है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। कौमी असम्बली के ज़िमनी पंजाब और KPK के असम्बलियों के आम इंतखाबात का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास जारी है। इजलास के हवाले से तफसीलात जानेंगे सजाद कासमी से। सजाद बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इस वक्त इजलास जारी है, जिसमें जो चीफ सेक्रेटरीज हैं दोनों सूबों के उनको बुलाया गया था, जिसमें KPK के भी चीफ सेक्रेटरी शामिल हैं और इस तरह पंजाब के भी शामिल हैं। इस तरह जो IG खैबर पख्तूनख्वा हैं वो भी शरीक हैं और राय बताते हैं कि पंजाब के IG हैं वो अभी तक शरीक नहीं हो सके। तमाम जो जिगर मेंबरान हैं कमीशन के वो भी शरीक हैं और स्पेशल सेक्रेटरी भी जो इसमें शरीक हैं। इसमें ब्रीफिंग ली जा रही है और बताया जा रहा है सूबाई सेक्रेटरी की तरफ से कि आया इंतखाबात अगर कराए जाते हैं 90 रोज के अंदर डेट दी जाती है तो उसके हवाले से कैसे टैकल किया जाएगा।
اور اب ان صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ سیکورٹی کے خدشات بھی ہیں خیبر پختونخوا میں، جس کو لے کر کے یہ اجلاس جو ہے بلایا گیا تھا. اس وقت اجلاس جاری ہے اور اس کے بعد اعلامیہ میں بتایا جائے گا کہ آیا ڈیٹ دی جاتی ہے یا خط لکھا جاتا ہے گورنر کو ڈیٹ لینے کے لیے. جی ٹھیک ہے سجاد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمارے ناظرین کو ایک اور اہم خبر سے بھی آگاہ کر دیں کہ الیکشن کمیشن میں 2 نئی سیاسی جماعتوں کو رجسٹرڈ کر لیا گیا. موو آن پاکستان اور تحریک لبیک اسلام کے نام سے 2 جماعتوں کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. سجاد، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. بالکل ایسے ہی ان دونوں پارٹیوں کی طرف سے انٹرا پارٹی جو ہے انتخابات وہ بھی جمع کروائی گئی ہے، فہرست جمع کرائی گئی ہے اور اثاثے جو ہیں وہ بھی ظاہر کیے گئے ہیں. اس کے بعد یہ ڈکلریشن مانگی گئی تھی جس کو آج الیکشن کمیشن نے دونوں جماعتوں کو، جس میں تحریک لبیک پاکستان بھی شامل ہے، اور اس کو بھی جو ہے رجسٹر کر دیا. 2 یہ پارٹیاں ہیں جس کو سیاسی جماعتیں ہیں اور جس کو رجسٹر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد مجموعی طور پر جو سیاسی جماعتوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور بتایا گیا کہ آئندہ انتخابات میں یہ پارٹیاں بھی کنٹیسٹ کر سکیں گی. جی بہت شکریہ سجاد کاظمی، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے سچ نیوز.